Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो आज पेडागोजी अभ्यास 27 सेशन है. हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके सर के ऊपर से टप्पा खा के ना निकले, है ना. नो बॉल ना बने, वाइड ना बने, प्रॉपर आप उनको हिट कर पाए, है ना, 4 और 6 लगा पाए. चलो आते हैं फटाफट से. और सेशन आपको फॉर श्योर पसंद आएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा एडवांस में, क्योंकि आज के क्वेश्चन समझ में आएंगे, प्रॉपर डिस्कशन होगा. कुछ क्वेश्चंस 2-3 दिन इतने खतरनाक कर लिए, कई लोग तो डर गए, है ना. इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा. बाकी जगह आप जुड़ सकते हैं, है ना. ब्लॉग आपका आ ही गया है क्रिकेट वाला. जिसने ना देखा हो ऐसे आई बटन पे क्लिक करके इधर उधर कहीं देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे. और बताओ, है ना. और क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा. डेवलपमेंट इज यानी विकास है, क्या है. ऑप्शन आपके सामने 4 हैं. पोल में आप जवाब देंगे कि विकास क्या है. विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि योगी जी कह रहे हैं आजकल. या फिर यूनिडायमेंशनल है. या आप लोगों ने इतना टैग किया है ना मुझे कि मतलब सही है. और यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायमेंशनल है, मॉडिफिएबल है, या टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड है. बताइएगा एक बार फटाफट से, आंसर कीजिएगा. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर वी फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करते हैं. देखो, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल निश्चित है. कॉन्टिन्यूअस चलेगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. बट अगर हम बात करें डेवलपमेंट की यहाँ इन 4 ऑप्शंस के अनुसार, तो यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकता. एक आयाम नहीं है विकास के, मल्टीपल आयाम है ना. मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल. ये तो हो गए डायमेंशंस. डायरेक्शन की भी अगर हम बात करें तो एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होती. दिशाओं में भी कई सारी दिशाएं, जैसे प्रॉक्सिमोडिस्टल एक है, सेफेलोकॉर्डल एक है ना. जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी. तो ये यूनी नहीं हो सकता. यूनी का मतलब होता है सिंगल. विकास सिंगल नहीं हो सकता. ये मल्टीपल आयाम, मल्टीपल डायमेंशंस होंगी इसकी. एक दिशाई या एक आयामी नहीं, बहुआयामी या बहु दिशा वाला होगा. मॉडिफिएबल होता है, ये बात हमने पहले ही सेशन में डिस्कस की है. अगर आपने मैराथन भी देखी है सीडीपी की, सिर्फ लेट्स लर्न पे ही, आपने कोर्स नहीं भी लिया हुआ है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या है. रिवर्सिबल नहीं है, बैक नहीं जा सकते आप. ऐसा नहीं है आज आप 21 साल के हो गए और कल आप 5 के हो जाएंगे. रिवर्स नहीं जा सकते, बट मॉडिफिकेशन तो संभव है ना. हो सकता है जो चीज आपने 8 साल में सीखी थी उसको आज आप करेक्ट करके कुछ नए तरीके से मॉडिफाई कर लें. जो आप 5 साल पहले थे वो आज आप नहीं है, और जो आज हैं वो शायद 5 साल बाद नहीं होंगे. मतलब मॉडिफिकेशन आप में होता रहेगा. ठीक, तो मॉडिफिकेशन तो संभव है, यानी परिवर्तन तो संभव है, बदलाव तो किया जा सकता है, बट रिवर्स नहीं किया जा सकता. ऐसा कोई रिवर्स गियर नहीं है. जैसे वो ऑटो वाले होते हैं ना, वो धक्का मार के पीछे लेके जाते हैं, उसमें कोई रिवर्स गियर नहीं होता ऑटो में. सेम डेवलपमेंट में भी ऐसा कुछ है नहीं कि आप रिवर्स कर दो. ठीक है, कि आज आप एडोलेसेंस में हो, आज आप जवान हो, कल आप बूढ़े हो जाओ अपने आप से, है ना. आज बटन प्रेस किया और हो गए. मूवीज के अलावा, या डोरेमोन की टाइम मशीन ना हो जब तक आपके पास. टोटली जेनेटिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, एनवायरमेंट में बराबर का हिस्सेदार है. तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर. इतनी बात क्लियर है. कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या अगर यहाँ तक हो रही हो तो आप बता दीजिए, है ना. मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए. इतने प्यार से तो हमने डिस्कस किया है, अब क्या बच्चे की जान लोगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. Which of the following is definitely predetermined by genetics और heredity. यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो आनुवांशिकता या जेनेटिक्स से पूर्व निर्धारित होता है, यानी आपकी हेरिडिटी के द्वारा निर्धारित होगा. यानी किस पर हेरिडिटी का प्रभाव ज्यादा होगा. हेरिडिटी मतलब आपके जेनेटिक्स, आपकी पहली पीढ़ी से जो चीजें आपको विरासत में मिली है एक तरह से, है ना. आपका डीएनए, आपके जेनेटिक्स, आपका जो मेकअप है, जेनेटिक मेकअप, हेरिडिटी से कौन सी एक चीज निर्धारित होगी. जैसा कि हमने डिस्कस किया है एट टाइम्स कि किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी हो जाती है और किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी हो जाता है. जैसे एजुकेशन की बात है तो एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ट्रेनिंग की बात है तो एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. अगर हम बात कर रहे हैं कुछ हद तक, जैसे आपकी शाश्वत को कैसे याद आ गई आज. हाँ देखो, अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, मान लीजिए आपके आंखों के रंग की, आपकी बिल्ड की, आपके बहुत हद तक टेम्परामेंट की, है ना, आपकी जो बॉडी टाइप है, इवन फॉर दैट मैटर, और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हेरिडिटी जिन पे ज्यादा प्रभावी होती है. डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं. बट अगर सिर्फ हेरिडिटी की बात करें तो चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, ये तो आप एनवायरमेंट से, पर्यावरण से चूज करते हैं ना. फ्रेंड्स जिस माहौल में आप होंगे वहां से आप चूज कर लेंगे. हेरिडिटी में थोड़ा ना कोड होके आया था कि यही वाले दोस्त बनेंगे पहले से, है ना. ऐसा तो है नहीं. एकेडमिक सक्सेस, इसमें आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उस पर मैटर करेगा ना, कितनी आप मेहनत कर रहे हैं. ऐसा थोड़ी आपका दिमाग कितना भी अच्छा हो कि वो एकदम आप एकेडमिक सक्सेस ही पा जाएंगे. अगर गलत डायरेक्शन में चले गए तो मामला खराब हो गया. इंटरेस्ट इन स्टडीज, ये भी आपके एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होती है. कैसा माहौल मिला, कैसे आप इंस्पायर्ड हुए, क्या चीजें, क्या एक्टिविटीज आपने की. मतलब हेरिडिटी का मेन रोल किसमें है, आंखों के रंग में है. कि आपके पिताजी की आंखों का रंग भूरा था, काला था, तो आपका भी हो गया, या माता जी का. तो हेरिडिटी से आपकी कलर ऑफ योर आईज डिसाइड होंगी, डिटर्मिन होंगी. बाकी ऑप्शन सारे एनवायरमेंट से संबंधित हैं. तो 92% लोग आंसर सही दे भी रहे हैं. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं फटाफट से। डैश रेफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल। यानी सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। बताइएगा एक बार। जब बच्चा सोशल इंस्टीट्यूशंस में जाकर के सीखेगा तो यह सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। सामाजिक संस्थाओं की बात हो रही है, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, वहां से अगर जाके सीखेगा तो मैचुरेशन कहेंगे। भाई मैचुरेशन होती है हेरिडिटी से संबंधित, जो एज के साथ अनफोल्ड होगी। यहाँ पे एनवायरमेंट का रोल नहीं है या बहुत ही कम है, मिनिमल है। पैसिव सोशलाइजेशन, पैसिव कैसे, वो तो एक्टिवली इन्वॉल्व है, स्कूल में अगर है तो एक्टिविटी होगी। प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक जो सामाजिकरण है वो आपका परिवार से होता है, ना कि स्कूल से। तो स्कूल या कोई भी ऐसी सोशल इंस्टीट्यूशन अगर कोई है, चाहे वो मंदिर है, कुछ भी और दूसरी जगह है, बाहर घूमने गए हैं आप, स्कूल जा रहे हैं, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है। जब आप घर के बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो वो द्वितीयक बन जाएगा, है ना। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होगी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर था सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी डी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है घर से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियोरी स्टेज 3 एट लेवल 2। स्टेज क्या है 3 और लेवल क्या है 2। ठीक, कन्वेंशनल मॉरलिटी है, यानी प्री कन्वेंशनल पूर्व पारंपरिक, फिर है आपका पारंपरिक कन्वेंशनल जिसकी ये बात कर रहे हैं, और फिर है पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक। पारंपरिक में 2 स्टेजेस होती हैं, प्री सब में 2-2 स्टेजेस हैं, हर एक लेवल पे 3 लेवल हैं, 6 स्टेज हैं टोटल। बात हो रही है थर्ड स्टेज लेवल 2। थर्ड स्टेज लेवल 2, बताइए जवाब दीजिए। 60% लोग ये आंसर दे पा रहे हैं इतने आसान क्वेश्चन का। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट तो फर्स्ट स्टेज है कि बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा। फिर आता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये बात बिल्कुल सही है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के बच्चे को तारीफ सुननी है ना, कि तुम्हारे माँ बाप तुम पे बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे यदि तुम सच बोलोगे, यदि तुम अच्छे नंबर लाओगे, मम्मी तारीफ करेंगी, ये वो। ये क्या है, ये है स्टेज 3 लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल का, है ना, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर है 4th स्टेज, ये क्या है 4th स्टेज। बात हो रही है यहाँ 3rd स्टेज की, स्टेज 3 लेवल 2। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स ओरिएंटेशन, ये आ जाएगा आपका 5th स्टेज। ठीक, तो 3rd सिर्फ बी ऑप्शन ही सही है। इतनी बात क्लियर है या नहीं, कोहलबर्ग की थियरी कराई हुई है, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बैचेस में है तो बैचेस में पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इन जीन पियाजे's थियरी क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्कीम ऑन अकाउंट ऑफ इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। यानी अगर हम बात करें पियाजे के सिद्धांत में, पियाजे की थियरी में, जो वर्तमान स्कीमा है, जो आपका आज एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आपके दिमाग में सेट बना हुआ है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आपका स्कीमा है, जब वो फेल हो जाता है आपके एनवायरनमेंट को समझने में, तो एक नए स्कीमा को क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। यानी आपको अब मैनिपुलेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करके कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको आता था वो काम नहीं कर रहा। दैट मीन्स आप करेंगे एकोमोडेट, आप करेंगे एकोमोडेट। एसिमिलेशन में फेल की बात नहीं आती, है ना, ये नहीं आता कि इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, यानी आप समझ नहीं पा रहे। एसिमिलेशन तो जस्ट ऐड कर लोगे ना, आप ऐड कर लिया, ना समझने की वजह से चेंज करना पड़ा और चेंज करने की वजह से नया क्रिएट करना पड़ा, ये है एकोमोडेशन। ठीक है, ये है समायोजन। एडेप्टेशन में तो ये दोनों ही चीजें आ जाती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन होता है जब आप जस्ट संगठित कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आत्मसातीकरण में कभी भी ऐसा नहीं होता फेल्स टू, या असमर्थ हो गए आप समझ बनाने में, या इनेबिलिटी हो गई चीजों को समझने में, तब मैनिपुलेट करना पड़ा क्योंकि चेंज करना ही पड़ता, जो प्रीवियस नॉलेज थी वो काम नहीं आ रही थी, है ना। अगर नई स्कीमा को क्रिएट करने की बात करता नॉर्मली बिना इनेबिलिटी की, या सिर्फ ऐड करने की बात होती, तब भी होता। यहां एकोमोडेशन है क्योंकि इनेबिलिटी के कारण चेंज करना पड़ा, मैनिपुलेट करना पड़ा, उसकी वजह से नया स्कीमा बना है। तो ए ऑप्शन। लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल हो जाता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के क्वेश्चंस में, आपको दिक्कत होगी यदि प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डैश इज अ कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेज एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। यानी पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यक कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। यानी कि कौन सा एक कॉन्सेप्ट या फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइज करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में है उसको अलग अलग पॉकेट्स में डालता है। जैसे आपको पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे हैं, या वाइगोस्की हैं, या ब्रूनर हैं, ये आपके ब्रेन ने क्या किया हुआ है, इसको किया हुआ है ऑर्गेनाइज। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है पियाजे के अनुसार,
ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे, कहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, ये पूछा है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, मतलब कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे और कैसे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेंगे, ये है आपका स्कीमा। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इनका है ही नहीं, सेंसरी रजिस्टर की बात मेमोरी के चैप्टर में होगी, एक्सपोजिटरी मॉडल नथिंग, सिंपल है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर है 7, पढ़िएगा रश्मि क्या कह रही है, रश्मि की सुनिए जरा। अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, रश्मि एक टीचर है, यूजेस अ वैरायटी ऑफ टास्क्स टू cater to the different learning potential of learners in her class and often makes groups to facilitate peer learning. Which of the following theory supports her actions? यानी रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का प्रयोग करती हैं और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देते हैं, यानी बच्चे ग्रुप्स में सीखें। पीयर लर्निंग की बात हो रही है, एक दूसरे का सहयोग करके सीखने की बात हो रही है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं वैरायटी ऑफ टास्क, बच्चा एक्टिव है, ग्रुप में सीख रहा है। याद करिए वाइगोस्की को, है ना, फ्रॉइड का यहाँ कोई संबंध नहीं है, कोलबर्ग ये बात करते ही नहीं है, स्किनर भी बिहेवियरिस्ट है, ना कि ग्रुप की बात करेंगे। तो लेव वाइगोस्की एकमात्र सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 90% लोग आंसर सही दे भी पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी मचान का, टेम्परेरी हेल्प का, जिसकी बात वाइगोस्की कर रहे हैं, इसको दिया था ब्रूनर ने, स्कैफोल्डिंग वर्ड को। टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी प्यार नहीं है, हेल्प है, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करना सीख जाएंगे, वहां जहां आप अटक रहे हैं वहां आपको मदद दी जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बताइएगा एक फटाफट चांस कीजिएगा। लाइक करना तुरंत भूल जाते हो, हैं? सिर्फ 1500 लोगों ने लाइक किया है, यहाँ पे 4500 लोग बैठे हुए हैं अभी। लाइक शेयर कर दिया करो यार। देखो एक बार, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, जो कि आप लोग कह रहे हैं 83% लोग, बात हो रही है कि स्कैफोल्डिंग का उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी टेम्परेरी हेल्प का उदाहरण कौन सा नहीं है कि जहां पे हेल्प दी जा रही हो। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन, यानी मॉडलिंग स्किल्स फॉर इमिटेशन, तो इसमें क्या है, आपको हेल्प दी जाएगी कि मान लीजिए मॉडलिंग स्किल में इमिटेशन के लिए क्या हो सकता है, जैसे आपका वो ए नहीं होता था, तो डॉट 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 करके ज्वाइन करना होगा, तो बच्चा इसके ऊपर प्रॉपर ऐसे बना देगा। तो इसमें भी एक तरह से हेल्प मिल गई, स्कैफोल्डिंग हो गई। प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, जहां आप इशारे या संकेत दे रहे हैं, कोई क्लू दे रहे हैं कहीं पे जहां पे बच्चा अटकता है, तो आप समझ जाएंगे, मतलब बच्चा समझ जाएगा, तो ये स्कैफोल्डिंग है। पीयर ट्यूटरिंग, जब एक दूसरे से सीख रहे हैं बच्चे तब भी हेल्प मिल रही है उनको, लेकिन रटना टेम्परेरी हेल्प का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन में भी है, 2-3 दिन मुश्किल क्वेश्चन क्या किए, सर पकड़ ले आप लोगों ने, आसान क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो हैं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या 9 है एक्चुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेपिक्ट, यानी कौन सा एक नहीं दर्शाता एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, जहां बच्चा एक्टिव होगा, जहां वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर आप यहाँ पे याद करिए, जहां पे बच्चा एक्टिव है। आपका जो एनसीएफ है वो भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ग्रुप कोलैबोरेशन, ड्रिल एंड रिकॉल या एक्सपेरिमेंटेशन, बताइए एक बार फटाफट से बताइए। सी ऑप्शन 86%, ड्रिल एंड रिकॉल। चलिए देखते हैं, मतलब ठीक कह रहे हैं आप लोग बिल्कुल। अगर हम बात करें बच्चा कौन सा एक ऑप्शन है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के अनुसार नहीं जाएगा, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मतलब जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही या जहां पे बच्चा एक्टिव नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार सही नहीं होगा। तो कहां पे बच्चा एक्टिव नहीं है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं तो बच्चा एक्टिव है, बहुआयामी परिप्रेक्ष्य से किसी चीज को आप देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चे को, यानी बच्चा एक्टिव होगा। ग्रुप में कोलैब करेगा तब भी वो एक्टिव होगा, ग्रुप में सीखेगा, खेलेगा, व्हाटएवर, एक्सपेरिमेंट करेगा तब भी एक्टिव है। लेकिन ड्रिल एंड रिकॉल में एक्टिविटी कम है और बोरियत ज्यादा है, पैसिविटी ज्यादा है, जस्ट रिपीट करते हैं। और ड्रिल क्या होता है, बार बार सेम चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें दोहराव की, रेपिटेशन की, अगेन सेम बात है। तो यहाँ पैसिविटी ज्यादा होती है एक्टिव होने से, ठीक है। आपकी बॉलिंग बहुत ही औसम है, अरे यार मेरी प्रैक्टिस करने की जरूरत है गिल्लू, अभी जो ये मजाक उड़ा रहे हो ना, नेक्स्ट मैच में देखना आप, अभी मेरे को ज्वाइन करूंगी मैं अकेडमी, बहुत पोटेंशियल है मेरे में क्रिकेट का, देख रहे हो। मजाक कर रही हूँ यार, दिल पे मत ले जाना, कभी रोस्ट करो कल। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार। अगर हम बात करें, 2 साल से तो देखा ही नहीं था बैट,
क्वेश्चन नंबर 10 है, हु डिसमिस्ड द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। यानी निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। यानी किसने डिसमिस किया आइडिया किसका, जनरल इंटेलिजेंस का, सामान्य बुद्धि के आइडिया को डिसमिस किया किसने, एंड डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट्स, यानी बुद्धि को कई प्रकार में बांटा और कोई एक सामान्य बुद्धि जैसा कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज को नकारा। बताइएगा एक बार, फटाफट से आंसर कीजिएगा, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। चार्ल्स स्पीयरमैन, इन्होंने तो जनरल इंटेलिजेंस की बात ही की थी। एल्फ्रेड बिने, ये भी सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं बुद्धि की। साइमन तो इन्हीं के सहयोगी थे। तो हार्वर्ड गार्डनर ही हैं जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, बहु बुद्धि की बात कर रहे हैं, कई प्रकार की बात कर रहे हैं बुद्धि के। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 70% लोग मान रहे हैं ये बात या नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन, यानी एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। संरचनावादी यानी बच्चा जहां एक्टिव है, जहां कंस्ट्रक्शन करने का मौका मिलेगा उसको, नॉलेज को बिल्ड करने का, यानी ज्ञान के सृजन का सक्रिय रूप से वो क्रिएट कर पाएगा ज्ञान को, या ज्ञान का सृजन कर पाएगा सक्रिय रूप से। ठीक है, अगर हम बात करें तो किस चीज पे जोर देंगे आप कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, जिससे पियाजे बिलोंग करेंगे, वाइगोस्की बिलोंग करेंगे और आपके ब्रूनर बिलोंग करेंगे। समेटिव को, समेटिव में तो सिर्फ जजमेंट के लिए होगा ये तो, सिंगुलर असेसमेंट नहीं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में होना चाहिए। एक आयाम क्यों, एक आयाम सही नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म की जगह पे क्या होना चाहिए आपका, बच्चे को जान करके डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड ऑल होनी चाहिए। अगर बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी बच्चा एक्टिव हुआ, बच्चा एक्टिव होता है संरचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जहां पेन पेपर टेस्ट नहीं बल्कि एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे को फीडबैक के लिए जांचा जाएगा। तो एफए जो होंगे वो होंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ जजमेंट के लिए नहीं है, उसको इंप्रूव कराने के लिए टेस्ट लिया जाएगा या बेसिकली एक्टिविटीज कराई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। प्राइवेट स्पीच इन वाइगोस्कीज थियरी, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद या निज वाक जिसको हम कहते हैं। वाइगोस्की ने 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ स्पीच दी हैं। पहला है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, 2 साल में बच्चा समाज में बोलना शुरू कर देगा, पापा मम्मी व्हाटएवर। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दूसरा आता है प्राइवेट स्पीच, जब वो खुद से ही बोल बोल के बात करेगा 3 से 6 वर्ष के बीच में। फिर जो वो 5 से 6 वर्ष आते आते वो सोशल स्पीच करेगा, साइलेंट इनर स्पीच करेगा, यानी अपने मन में भी बात कर लेगा। तो ये 3 प्रकार हैं वाइगोस्की के अनुसार भाषा के, ठीक है, स्पीच के। ठीक, तो प्राइवेट स्पीच क्या करती है? प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बात करना, जिसको प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे कह रहे हैं इसको ईगो सेंट्रिक स्पीच, कि बच्चा अहम केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है। बट वाइगोस्की ने इसको बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज में भी जो प्राइवेट स्पीच है वो कहते हैं कि बच्चा खुद से बात करके खुद को ही डायरेक्शन देता है। चलिए समझते हैं। इज इंडिकेटिव ऑफ चिल्ड्रंस ईगो सेंट्रिज्म, ये तो प्याजे कह रहे हैं ना, बात वाइगोस्की की हो रही है, तो प्याजे की बातें क्यों लाए हम बीच में, है ना? चाहिए आम और हम खरीद के लाएंगे आलू, कोई सेंस थोड़ी है। ठीक है, फिर आया बी ऑप्शन, हिंडर्स चिल्ड्रंस एक्शंस एंड बिहेवियर, यानी बच्चों के एक्शंस को हिंडर करता है, रोकता है, उसमें बाधा बनेगा। क्यों बाधा क्यों बनेगा? प्राइवेट स्पीच तो डायरेक्ट करता है, बच्चा खुद से ही बोल बोल के, अच्छा ये वाला कलर नहीं, ये वाला कलर चाहिए था, ये वाला गेम नहीं, ये वाला गेम चाहिए था, खुद से बोल के खुद को एक दिशा दे रहा है, तो वो तो उसके लिए हेल्पफुल है प्राइवेट स्पीच तो, है ना? हेल्प्स चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर व्हाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर कुछ जटिल कार्य भी बच्चा कर रहा है, कोई ऐसी पजल सॉल्व करने में लगा हुआ है, कुछ और कोई एक्टिविटी कर रहा है, मान लो कुछ सॉल्व कर रहा है, तो उसको बेसिकली आइडिया मिलेगा, खुद से ही बात करके वो खुद को ही गाइड कर पाएगा। ठीक है, तो जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता होती है। इज एन इंडिकेशन दैट कॉग्निशन इज नेवर इंटरनलाइज्ड, ये हम नहीं कह सकते कि संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस, यानी गुड़िया या डॉल्स, पिंक ड्रेसेस यानी आपके गुलाबी कपड़े, आर यूजुअली एसोसिएटेड विद गर्ल्स, यानी पिंक कलर को और ये पिंक ड्रेस को और डॉल्स को हम लड़कियों से या गर्ल्स से ही जोड़ते हैं। अगर कोई लड़का खेलना भी चाहे या उसको मिल भी जाए या इंटरेस्ट भी आए तो हम क्या करेंगे, अरे तुम तो लड़कियों के जैसे खेल रहे हो, है ना, यही बोलेंगे। तो वाइल कार्स एंड ब्लू ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड, यानी कार्स को और ब्लू ड्रेसेस को किससे जोड़ दिया जाएगा? बॉयज से जोड़ दिया जाएगा, कि भाई कार्स तो लड़कों को ही पसंद हो सकती हैं सिर्फ, या ब्लू कलर जो है वो मैनली कलर हो गया। ठीक है, और पिंक ड्रेस है या डॉल्स है तो फिर सिर्फ लड़कियों से जोड़ दिया। ये क्या है? ये बेसिकली हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दिमाग में स्टीरियोटाइप कर रहे हैं एक बिहेवियर को, चीजों से एसोसिएट करके, चीजों पे थोड़ा ना ठप्पा लगा हुआ है। ठीक है, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, सिंपल जेंडर रूढ़िबद्धता या लिंग रूढ़िबद्धता है। डाइवर्सिटी जैसा इसमें कुछ नहीं है, एम्पावरमेंट कहीं से हो नहीं रहा। कॉन्स्टेंसी होती है कि जब बच्चा ये समझने लगे कि उसका जो सेक्स है
यदि वो मेल फीमेल है तो उसको वो कपड़ों की तरह चेंज नहीं कर सकता, वो कांस्टेंट है। तो डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है कि हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं बिहेवियर को, हमने कुछ चीजें बना ली हैं जो चलती आ रही हैं और हम कह रहे हैं इन्हीं को सही मानो, है ना, कि लिंक के साथ जोड़ दिया हमने कपड़ों को, एक्टिविटी को, काम को, जो कि नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिएगा, आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट और रीजन वाला, कई दिनों बाद आपको दिखा होगा। असर्शन यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है। क्या है स्टेटमेंट, क्या है? एजुकेशन फेल्स द चाइल्ड व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन मोर और लेस द सेम वे इट वाज रिसीव्ड। यानी शिक्षा तब फेल हो जाती है, असफल हो जाती है, जब बच्चों से ये अपेक्षा हम करते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट हम करते हैं, ये आशा हम करते हैं कि जैसे ज्ञान जिस तरह से उनको दिया गया उसी तरह से वो रिप्रोड्यूस कर दें, पुनः उत्पादित कर दें उसको, यानी बिल्कुल सेम वर्ड टू वर्ड रट लें एक तरह से। बात तो सही है कि शिक्षा ऐसी स्थिति में फेल हो जाएगी बिल्कुल। फिर कहां हम शिक्षा दे रहे हैं? ये क्या है? ट्रू है, ये बात 100% सही है भाई। फिर आता है रीजन। इसका रीजन दिया है रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। यानी अगर आप जानकारी को पुनः उत्पादित कर रहे हैं तो इससे तो अर्थपूर्ण अधिगम होगा, मतलब रट्टे लगाने से अर्थपूर्ण अधिगम होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट कह दिया सेकंड लाइन में, तो ये तो हो गया फॉल्स। ना तो इसका सही रीजन है, ना ही अपने आप में ही सही है। दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते दोनों सही है, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी दोनों सही हो ही नहीं सकते, बोथ एन आर और फॉल्स, दोनों गलत भी नहीं है। ए इज ट्रू, पहले वाला सही है और रीजन जो है वो फॉल्स है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग कैसे उत्तर दे रहे हैं ये ऑप्शन, क्या सोच के दे रहे हैं आप? दोनों ट्रू कैसे लग रहे हैं आपको? पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि शिक्षा तब फेल हो जाती है जब हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा पढ़ाया गया सेम लाइंस में उसको रिपीट करके रट्टा लगा के बता दो। ये बात सही है, तो ये फॉल्स कैसे हो गया? रीजन क्या है? रीजन इन्होंने दिया है कि जो रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है उससे बहुत मीनिंगफुल लर्निंग होती है, यानी रट्टे लगा करके जैसे कि जैसे उसको उलट दिया गया, जो पढ़ा था बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अगर आपने फेंक दिया तो इससे मीनिंगफुल क्या है? ये तो रट्टा है, इसमें अर्थ कहां है? ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे गलत गलत जवाब ना दें इतने आसान क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। यानी रचनावादी कक्ष में एक टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए? कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी बच्चा भी एक्टिव, टीचर भी एक्टिव। ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी बच्चों को एक्टिव होना है। एक्टिविटी सेंटर्ड क्लासरूम होगी, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होगी, कंस्ट्रक्शन सेंटर्ड क्लासरूम होगी, जहां पे बच्चा मीनिंग मेकिंग करेगा, अर्थ निर्माण करेगा, ग्रुप में सीखेगा, एक्टिव होगा कुल मिलाकर के, और उसके भले की बात हो रही होगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की अगर हम बात करें तो टीचर का रोल क्या होगा? दोनों पैसिव होंगे भाई, निष्क्रिय क्यों होंगे? जब कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी यानी ज्ञान की रचना हो रही होगी। ज्ञान की रचना मतलब क्या हुआ कि एक्टिवली हो रही होगी, नॉलेज को हम एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। दोनों पैसिव नहीं हो सकते, अगेन नेगेटिव है ये। बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, ये बात सही है। स्टूडेंट्स पैसिव होंगे, क्यों होंगे भाई पैसिव? तो अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होंगे, दोनों ही एक्टिव होंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन, ये क्या किया है मैंने? कोई नहीं, खैर पीडीएफ में शायद मैं ऐड करना भूल गई होंगी। मैंने सोचा था 20 क्वेश्चंस करेंगे, वो सेट था, तो आज फिर 15 पे रुक जाते, नहीं तो मैंने पक्का सोचा हुआ था कि 20 करेंगे। और कोई बात नहीं, आज अभी के लिए फिर मैनेज कर लो, कल करेंगे 20 क्वेश्चंस, डोंट वरी। ठीक है, आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए ये बता दीजिएगा। आज का सेशन इजी था कंपैरेटिवली। अगर किसी को दिक्कत आई हो समझने में तो बताइएगा, है ना। ऐसे सरप्राइज मिल गया मुझे ही, मैंने शायद वो लास्ट में क्वेश्चन ऐड करना भूल गई। और खैर कोई नहीं, सीटेट के बैच में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर लीजिएगा। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। ब्लॉग ना देखा हो तो दूसरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, या टेलीग्राम पे लिंक शेयर किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो ये भी कर दीजिएगा। आज क्वेश्चन ज्यादा करने की इच्छा थी, बट क्या करें, 5000 लोग लगभग देख रहे हैं, लाइक भी बराबर कर दीजिए खुशी खुशी। अगर सेशन पसंद आया हो, आउट ऑफ 13 आए हैं, आउट ऑफ 15, 14, 12, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, है ना। मंडे टू फ्राइडे ये सेशन रहता है आपका, और 9:30 कल मिलते हैं। अभी कई सारी चीजें मुझे करानी है, एक बार मैं फ्री हो जाऊं संडे को, मंडे से मैं आपको कई चीजें करानी है ना। चलो, कई इन्फॉर्मेशन भी है देनी है, जो एईएस की वैकेंसी पे आप लोगों की बहुत क्वेरी आ रही है, उस पर बात करेंगे, सीटेट पे चर्चा करेंगे, हैं चीजें करने को। और अपकमिंग वीक में आपका एक मैराथन सेशन भी होगा जिसमें हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे सीटेट का, जो इस बार ऑनलाइन पेपर आया था। ठीक है, जो हम हर साल करते हैं, लास्ट ईयर भी किया ही था। ठीक है, टेक केयर। लाइक शेयर करना अगर भूल जाए तो कर दीजिएगा। कमेंट्स में कोई भी क्वेरी हो तो वो जरूर बता दीजिएगा, लाइक शेयर से हटके। ठीक है, चलिए फिर टेक केयर। सीटेट एग्जाम कब होगा अभी किसी को नहीं पता, है ना, इस पर चर्चा करेंगे अलग से।